ओके, लेट्स अनपैक दिस। आम तौर पर जब हम सुबह की कॉफ़ी खरीदते हैं या ऑनलाइन अपना नया स्मार्टफोन ऑर्डर करते हैं तो लगता है कि यह सिर्फ एक सिंपल ट्रांजैक्शन है। हाँ बिल्कुल, हमने काउंटर पर पैसे दिए और चीज हमारी हो गई। राइट। लेकिन इन रोजमर्रा के फैसलों के पीछे ना एक पूरी इनविजिबल दुनिया काम कर रही होती है। एक ऐसी मैसिव हिडन मशीनरी जो हमारी हर खरीदारी और हर डिसीजन को साइलेंट तरीके से कंट्रोल करती है। सही बात है। और आज के इस गहन चर्चा में हम इसी मशीनरी को डिकोड करने वाले हैं, जिसे बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। आज हम उन फॉर्मूलाज और टर्म्स के पीछे छुपे ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। और इसलिए आज का हमारा मिशन है उन सभी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स और इकोनॉमिक्स के रिसोर्सेज को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करना। और ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी टेक्स्ट बुक में बंद नंबर्स का खेल नहीं है। ये सिर्फ पैसे के बारे में थोड़ी है। एग्जैक्टली, ये हमारी चॉइसेस का, ह्यूमन साइकोलॉजी का और उन इनविजिबल पैटर्न्स का विश्लेषण है जो हमारे आसपास के पूरे सोसाइटी के स्ट्रक्चर को शेप करते हैं। एक छोटी सी आदत में आया बदलाव किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में बैठे प्रोड्यूसर को कैसे अफेक्ट करता है, ये एक बहुत फैसिनेटिंग प्रोसेस है। तो इस कॉम्प्लेक्स मशीनरी का सबसे पहला पुर्जा क्या है? मुझे लगता है सबसे बेसिक ट्रिगर है हमारा खरीदारी का पैटर्न, जिसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। हाँ, और लॉ ऑफ डिमांड एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल पर चलता है। एज अ जनरल रूल, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड गिरती है, और अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मॉल में अचानक से हैवी डिस्काउंट वाली सेल लगने पर भीड़ उमड़ पड़ती है। सही कहा। स्मार्टफोन्स का ही रियल वर्ल्ड केस ले लीजिए। अगर कल किसी टॉप टियर स्मार्टफोन की कीमत आधी हो जाए तो मार्केट में उसकी डिमांड लिटरली आसमान छू लेगी। लेकिन यहाँ एक कंडीशन भी होती है। ये रूल स्ट्रिक्टली नॉर्मल गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ही अप्लाई होता है। इकोनॉमिक्स में अक्सर एक टर्म यूज होता है, सेटरिस पैरिबिस। सेटरिस पैरिबिस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मतलब है ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी ये रूल तभी परफेक्ट तरीके से काम करेगा जब हम ये मान लें कि दुनिया में और कोई भी फैक्टर बदल नहीं रहा है। पर रियलिटी में दुनिया स्टैटिक तो है नहीं, हर रोज कुछ ना कुछ बदलता है। एग्जैक्टली। डिमांड को ड्राइव करने वाले कई डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड होते हैं। प्राइस के अलावा कंज्यूमर इनकम कैसी है, लोगों के टेस्ट्स और प्रेफरेंसेस क्या चल रहे हैं, और यहाँ तक कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। राइट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस मतलब अगर लोगों को लगने लगे कि आने वाले महीने में स्मार्टफोन्स के दाम दुगने होने वाले हैं तो करंट प्राइस हाई होने के बावजूद डिमांड आज ही बढ़ जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस बदल चुकी हैं। ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस वाली बात तो बिल्कुल लॉजिकल है, लेकिन एक फैक्ट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर एक प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाए तो उसके साथ वाली चीज का क्या होता है? उसका असर बहुत डायरेक्ट होता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता। हर गुड का अपना एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम होता है। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कॉन्सेप्ट आता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब वो जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकें? हाँ, ये कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर मार्केट में टी बहुत कॉस्टली हो जाए तो कंज्यूमर का बिहेवियर तुरंत शिफ्ट होगा। वो ऑटोमेटिकली अपने सुबह के रूटीन में कॉफी को शामिल कर लेंगे। ओह, आई सी। कॉफी का अपना प्राइस नहीं बढ़ा, लेकिन टी की वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उन प्रोडक्ट्स को कहेंगे जो एक साथ पैकेज डील की तरह यूज होते हैं, जैसे ब्रेड और जैम। या फिर गाड़ी और पेट्रोल, दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह इंटरडिपेंडेंट है। अगर पेट्रोल का दाम आसमान छू ले तो लोग नेचुरली ज्यादा फ्यूल पीने वाली कार्स खरीदना कम कर देंगे। एक की कीमत दूसरे की किस्मत डिसाइड कर रही है। वाव! लेकिन क्या कंज्यूमर बिहेवियर हमेशा इसी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व को फॉलो करता है? नहीं, और यहीं पर आते हैं हमारे द 4 रूल ब्रेकर्स। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां लॉ ऑफ डिमांड पूरी तरह फेल हो जाता है। पहली कैटेगरी है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स, ये क्या होते हैं? जब लोगों की ओवरऑल इनकम बढ़ती है तो लॉजिकली उन्हें हर चीज ज्यादा खरीदनी चाहिए, लेकिन इंफीरियर गुड्स की डिमांड एक्चुअली गिर जाती है। लोग एक्स्ट्रा इनकम आते ही चीप सीरियल या सस्ते राइस को छोड़कर बेटर क्वालिटी आइटम्स जैसे मिल्क और एग्स पर स्विच कर जाते हैं। ठीक है, ये तो समझ आता है कि पैसे आने पर लोगों ने अपना लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड कर लिया, लेकिन क्या लोग तब भी कोई चीज खरीदेंगे जब उसकी कीमत बढ़ रही हो? मैंने इकोनॉमिक्स की स्लाइड में एक टर्म देखा था, गिफन गुड्स। एक लो इनकम आइटम का प्राइस बढ़ने पर लोग उसे ज्यादा क्यों खरीदेंगे? गिफन गुड्स सच में माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। इनका अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है।
इसे समझने के लिए हमें एक एक्सट्रीम सर्वाइवल सिचुएशन में जाना होगा। गिफन गुड्स लो इनकम, नॉन लग्जरी एसेंशियल्स होते हैं जिनकी मार्केट में कोई आसपास का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ओके, तो इसका रियल लाइफ में कैसा असर दिखता है? मीट। अब अगर अचानक ब्रेड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उनके बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्रेड में चला जाएगा। राइट। अब उनके पास इतने पैसे ही नहीं बचेंगे कि वो थोड़ा सा भी मीट खरीद सकें। वेट, आई थिंक आई एम गेटिंग इट। क्योंकि उनके पास मीट खरीदने का पैसा नहीं बचा और जिंदा रहने के लिए कैलोरीज तो चाहिए ही, तो वो अपना बचा हुआ सारा पैसा वापस उस महंगी ब्रेड में ही डाल देंगे। एब्सोल्युटली। इसीलिए ब्रेड का प्राइस बढ़ने के बावजूद उसकी डिमांड बढ़ गई। और ठीक इसके ऑपोजिट स्पेक्ट्रम पर एक और इफेक्ट है जिसे वेबलिन इफेक्ट कहते हैं। ये एक्सट्रीम अमीरी का मैनिफेस्टेशन है, कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन। यहाँ से की बात बहुत इंटरेस्टिंग होती है। लोग महंगे होने पर चीजें ज्यादा क्यों खरीदेंगे? वेबलिन इफेक्ट तो बिल्कुल इलॉजिकल लगता है, जैसे एक रोलेक्स वॉच या रोल्स रॉयस कार। अगर मैं लॉजिकल दिमाग से सोचूं तो घड़ी का काम वक्त बताना है, पर लोग रोलेक्स इसलिए नहीं खरीदते कि वो बेटर टाइम बताती है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं ताकि दूसरों को पता चले कि उनकी औकात क्या है। सही पकड़ा आपने। वेबलिन गुड्स में जो यूटिलिटी मिलती है वो फंक्शनल नहीं, सोशल होती है। वहां स्टेटस और फाइनेंशियल पावर का डिस्प्ले ही एक्चुअल प्रोडक्ट है। अगर रोलेक्स अचानक अपने प्राइसेस आम घड़ियों के बराबर कर दे तो अमीर लोग उसे खरीदना तुरंत बंद कर देंगे। उसकी हाई प्राइस ही उसकी डिजायरेबिलिटी है। ये साइकोलॉजी हुई, पर नंबर्स की इकोनॉमिक्स कहाँ रह गई इसमें? इकोनॉमिक्स ह्यूमन साइकोलॉजी का ही तो रिफ्लेक्शन है ना। और इसी इरैशनल बिहेवियर में एक और एक्सेप्शन जुड़ता है जिसे स्पेक्यूलेटिव इफेक्ट कहते हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के आधार पर डिमांड कर्व रिवर्स हो जाता है। जिसे स्टॉक मार्केट्स में देखते हैं हम। जब किसी कंपनी का शेयर तेजी से ऊपर भाग रहा होता है तो लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट या FOMO में आकर उसे और ज्यादा खरीदने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कल प्राइस और बढ़ेगा। एग्जैक्टली। तो इस सब से ये क्लियर होता है कि डिमांड का बिहेवियर एक सीधी लकीर नहीं है, पर मार्केट का मैकेनिज्म एक तरफा नहीं होता। अगर कंज्यूमर्स डिमांड सेट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रोड्यूसर्स द लॉ ऑफ सप्लाई से बंधे हैं। और सप्लाई का रिलेशनशिप बिल्कुल डायरेक्ट होता है। अगर किसी चीज का प्राइस मार्केट में बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती है। जैसे कॉफी बीन्स का रियल वर्ल्ड केस हो। हाँ, अगर ग्लोबल मार्केट में कॉफी महंगी बिकने लगे तो फार्मर्स को तुरंत एक बड़ा प्रॉफिट मार्जिन दिखता है और वो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। दाम गिरने पर लोअर प्रॉफिटेबिलिटी के कारण प्रोडक्शन कम हो जाता है। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में क्या क्या आता है? कमोडिटी प्राइस के अलावा प्रोडक्शन कॉस्ट्स, टैक्सेस और प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। इन सब वेरिएबल्स को बैलेंस करके प्रोड्यूसर अपना सप्लाई मार्केट में उतारता है, और जहां सप्लाई और डिमांड आपस में क्रॉस करते हैं उसे मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम। मुझे इसको समझाने के लिए द बेकरी एग्जाम्पल बड़ा पसंद आया। एक बेकरी में डेली उतनी ही ब्रेड बनती है जितनी क्लोजिंग टाइम तक बिक जाए, ना कुछ बचता है ना शॉर्टेज होती है। ये एक परफेक्ट म्यूजिकल चेयर्स के गेम जैसा है, जहां म्यूजिक रुकते ही हर किसी को सीट मिल जाती है। एनालॉजी सुनने में परफेक्ट है, पर रियलिटी में ये इंटरसेक्शन ढूंढना प्रोड्यूसर्स के लिए कांस्टेंट स्ट्रगल होता है। अगर प्राइस इक्विलिब्रियम से ऊपर सेट हो गया तो सरप्लस होता है, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड्स डिमांडेड। फिर कंपनी को इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए डिस्काउंट देना पड़ता है। सही बात है। और अगर प्राइस इक्विलिब्रियम से नीचे सेट हो तो एक्सेस डिमांड होती है, जिसका एक ही इलाज है प्राइस इंक्रीज करना। यानी फ्री मार्केट नेचुरली बाउंस बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन द स्केल ऑफ मार्केट इंटरवेंशन स्लाइड ये भी बताती है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम्स फ्री मार्केट्स को फेवर करते हैं, पर पब्लिक गुड्स के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए होता है। मैक्सिमम प्राइस इंटरवेंशन और मिनिमम प्राइस इंटरवेंशन। बिल्कुल। मैक्सिमम प्राइस इंटरवेंशन को इक्विलिब्रियम के नीचे सेट किया जाता है ताकि कंज्यूमर्स को सेफगार्ड किया जा सके। इसका एक हिस्टोरिकल केस देखें तो यूके गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एग्जैक्टली यही किया था। पर उनका नतीजा क्या रहा? नतीजा ये था कि क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड से बहुत ज्यादा हो गई, एक्सेस डिमांड पैदा हुई और इल्लीगल मार्केट्स का उभरना शुरू हो गया। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? जब गवर्नमेंट एक रेफरी बनती है तो नेचुरली सेट हुए सिस्टम में एक्चुअली इलीगल मार्केट्स और ब्लैक मार्केट्स क्रिएट हो सकते हैं। देखिए, हर इंटरवेंशन का एक ट्रेड ऑफ होता है, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जरूरी है। अब मिनिमम प्राइस इंटरवेंशन को देखिए। इसे प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इक्विलिब्रियम के ऊपर सेट किया जाता है, जैसे यूरोपियन यूनियन की कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी। एग्जैक्टली।
पर वहां क्या हुआ, क्वांटिटी सप्लाई डिमांड से इतनी ज्यादा हो गई कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में पीरियोडिकली सरप्लसेस देखने को मिले, अनाज के पहाड़ जमा हो गए। ये तो काफी क्लियर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब आते हैं मार्केट के एक्चुअल प्लेयर्स पर। द स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स की स्लाइड में एक पूरा स्केल है, फ्रॉम मेनी प्लेयर्स टू वन प्लेयर। हाँ, और उस स्केल के एक एंड पर द परफेक्ट कंपटीशन है, जहां न्यूमरस फर्म्स हैं और आइडेंटिकल गुड्स बनते हैं, एंट्री और एग्जिट बिल्कुल फ्री है, कंज्यूमर को मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है और डिमांड परफेक्टली इलास्टिक यानी हॉरिजॉन्टल होती है। परफेक्ट कंपटीशन तो रियल लाइफ में रेयर है ना, कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स या ऑनलाइन कॉमर्स में देखा जाता है। पर अगर परफेक्ट कंपटीशन इतना रेयर है तो क्या हम बेसिकली क्लेवर मार्केटिंग से डिस्गाइज किए हुए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जी रहे हैं? आपने इस पॉइंट को बिल्कुल ठीक पकड़ा है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोड्यूसर्स बहुत सारे होते हैं, पर हर किसी का प्रोडक्ट थोड़ा अलग होता है। फर्म्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के जरिए शॉर्ट टर्म मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर क्रिएट करती हैं। जैसे हर टूथपेस्ट ब्रांड ये क्लेम करता है कि उनका फॉर्मूला यूनिक है और इस परसीव्ड डिफरेंस की वजह से वो मिनी मोनोपोली चला रहे होते हैं। बिल्कुल, यहाँ एंट्री बैरियर्स लो होते हैं, पर कंज्यूमर अवेयरनेस जरूरी है। इसके आगे आती है ओलिगोपोली। यहाँ कुछ इन्फ्लुएंशियल प्रोड्यूसर्स होते हैं, एंट्री बैरियर्स हाई होते हैं और कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के स्ट्रैटेजी रिस्पॉन्सेस को प्रिडिक्ट करते हैं। डुओपोली इसका सबसे मिनिमम फॉर्म है। और स्पेक्ट्रम के आखिरी हिस्से में है मोनोपोली, जहां एक सिंगल प्रोड्यूसर मार्केट डोमिनेट करता है। स्टैट्यूटरी राइट्स या गवर्नमेंट ओनरशिप इसका रीजन हो सकते हैं। वो अपना प्राइस खुद सेट करते हैं और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाते हैं। और इन मोनोपोलीज को रेगुलेट करना गवर्नमेंट का एक बड़ा काम होता है। पर प्रोड्यूसर्स को ये कैसे पता चलता है कि प्राइस कितना बढ़ाना है? इसके लिए एक और टूल है, द स्ट्रेचिंग गेम, अंडरस्टैंडिंग इलास्टिसिटी। राइट, इलास्टिसिटी बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड या सप्लाई कितनी चेंज होगी। हाँ, और प्रोड्यूसर्स इसका यूज प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं, जबकि गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट्स इसका यूज टैक्स इम्प्लीकेशंस मॉडल करने के लिए करते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। सप्लाई के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। मैं इलास्टिसिटी को हमेशा एक रबर बैंड की एनालॉजी से देखता हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स का डिमांड रबर बैंड की तरह स्ट्रेच होता है, थोड़ा सा प्राइस खींचो और डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रेच होकर गिर जाती है। इसे रिलेटिवली इलास्टिक कहते हैं। पर कुछ प्रोडक्ट्स बिल्कुल स्टील के वायर की तरह रिजिड होते हैं। उन्हें इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। ग्राफ पर परफेक्टली इनइलास्टिक एक वर्टिकल लाइन होती है। प्राइस चाहे कितना भी बढ़े, क्वांटिटी डिमांडेड में नो चेंज। उसके बाद आता है रिलेटिवली इनइलास्टिक, जिसका स्टीप स्लोप होता है। यूनिटरी इलास्टिसिटी, जहां प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी बराबर होती है चेंज इन प्राइस के। ये एक 45 डिग्री एंगल बनाती है। फिर रिलेटिवली इलास्टिक फ्लैट स्लोप के साथ, और फाइनली परफेक्टली इलास्टिक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। पर वेट, इनइलास्टिसिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के लिए टैक्स लगाने के लिए क्यों यूजफुल है? क्योंकि इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस इंक्रीज होने से टोटल रेवेन्यू एक्चुअली इंक्रीज होता है। लोगों की आदत या मजबूरी उन्हें वो चीज खरीदने पर मजबूर करती है, जैसे पेट्रोल या सिगरेट्स। वहीं यूनिटरी इलास्टिसिटी में प्राइस चेंज होने पर टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं होता। ये फॉर्मूला से सुनने में थोड़ा ड्राई लग सकता है, पर इलास्टिसिटी इन एक्शन एंड कंज्यूमर रिएक्शंस वाली स्लाइड एक्चुअली रियल वर्ल्ड सप्लाई इलास्टिसिटी केसेस दिखाती हैं, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम। हाँ, कोविड के टाइम मास्क एक ग्रेट एग्जाम्पल था इलास्टिक सप्लाई का। प्राइसेस बढ़ने पर कंपनीज ने आसानी से प्रोडक्शन बढ़ा दिया, यानी हाई रिस्पॉन्सिवनेस दिखाई। पर दूसरी तरफ देयर डॉक्टर्स, क्राइसिस भले ही कितना बड़ा क्यों ना हो, सोसाइटी अचानक से हाईली ट्रेन्ड डॉक्टर्स को 3D प्रिंट तो नहीं कर सकती ना। इसलिए डिमांड बढ़ने के बावजूद उनकी सप्लाई रिजिड रही, जिसे हम रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई कहेंगे। सही बताया आपने, डॉक्टर्स को बनाने में बरसों लगते हैं। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव इलास्टिसिटीज भी कंज्यूमर रिएक्शंस को शेप करती हैं, जैसे इनकम इलास्टिसिटी। इनकम चेंज होने पर कंजम्पशन में आने वाला फर्क। और क्रॉस इलास्टिसिटी भी होती है, एक गुड के प्राइस का दूसरे गुड की क्वांटिटी पर असर। ये तो वही सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वाली बात हुई ना। एग्जैक्टली, वही से कनेक्शन है। अब इन सब के साथ दो कंज्यूमर बिहेवियर्स भी क्लोजली लिंक्ड हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट,
जैसे एक चीज महंगी होती है तो कंज्यूमर हायर प्राइस्ड गुड्स को छोड़कर लोअर प्राइस्ड गुड्स पर स्विच कर जाता है। और दूसरा इनकम इफेक्ट, जिसमें प्राइसेस बढ़ने से आपकी एक्चुअल सैलरी भले ही कम ना हो पर रियल इनकम यानी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। बिल्कुल। अब चलिए थोड़ा प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव से एनाटॉमी ऑफ प्रोडक्शन को देखते हैं। इस मशीन को हम डिटेल में समझेंगे। मुझे ये प्रोडक्शन मशीन वाली एनालॉजी बहुत पसंद है। सबसे पहले इनपुट पॉइंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी उस काम को चुनते वक्त जो दूसरा ऑल्टरनेटिव आपने छोड़ा उसकी कीमत। फिर इंजन आता है मार्जिनल कॉस्ट, एक और एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने का एक्स्ट्रा कॉस्ट, और उसके बाद आउटपुट डायल, जिसे डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स कहते हैं। एक पॉइंट के बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर भी प्रॉफिट का रेट बढ़ना रुक जाता है। राइट। लेकिन इस मशीन में एक एग्जॉस्ट पाइप भी तो है, एक्सटर्नैलिटीज। क्या ये एग्जॉस्ट पाइप जैसे पोल्यूशन माइक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी डार्क रियलिटी नहीं है? प्रोड्यूसर्स अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और कॉस्ट उस पार्टी को अफेक्ट करती है जिसने उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा तक नहीं। एक्सटर्नैलिटीज सच में फ्री मार्केट थ्योरी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती हैं। ये इनविजिबल कॉस्ट्स होती हैं और इनको कवर करना नेचुरली मार्केट के बस में नहीं होता। वहीं कंज्यूमर एंड पर भी एक कंपोनेंट होता है जिसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन जो धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर आता है अकाउंटिंग एंड एसेट टैक्सोनॉमी ट्री, जिसमें टियर 1 है द मनी ट्रायंगल, प्राइस, कॉस्ट और इनकम। उसके बाद टियर 2 है गुड्स क्लासिफिकेशन, जिसमें हम फाइनल गुड, कंजम्पशन गुड, इनको टैंजिबल और इंटैंजिबल सर्विसेज में बांटते हैं। और फाइनली टियर 3 है बिजनेस एसेट्स, कैपिटल गुड्स, जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं पर ट्रांसफॉर्म नहीं होते, फिक्स्ड एसेट्स जो एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा चलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन, यानी टाइम के साथ फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में आने वाली डिक्लाइन। ठीक है, अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिलाकर आखिर में एक फाइनल मास्टर फ्रेमवर्क बनता है, द माइक्रो इकोनॉमिक इंजन। ये एक फुल्ली यूनिफाइड सिस्टम है जिसके 4 हब्स को समझना बहुत जरूरी है। हब 1 है द फोर्सेस। यहाँ कंज्यूमर यूटिलिटी यानी डिमांड सीधा इंटरैक्ट करती है प्रोड्यूसर कॉस्ट्स यानी सप्लाई के साथ। फिर हब 2 आता है द इंटरसेक्शन। यहाँ दोनों फोर्सेस आपस में क्रैश करती हैं मार्केट इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। यहीं पर प्राइस और फाइनल गुड्स डिटरमिन होते हैं। उसके बाद आता है हब 3 द एनवायरनमेंट। ये रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर ऑपरेट करता है, परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोली तक, और साथ ही एक्सटर्नैलिटीज जनरेट करता है। और इस पूरे इंजन को मैनेज करता है हब 4 द मैकेनिक। यहाँ गवर्नमेंट्स इस सिस्टम की इलास्टिसिटी को मॉनिटर करती हैं और इम्बैलेंसेस को ठीक करने के लिए इंटरवेंशन अप्लाई करती हैं, मैक्सिमम या मिनिमम प्राइसेस सेट करती हैं। इसे सुनकर लगता है कि ये पूरा मैकेनिज्म एक जायंट क्लॉकवर्क जैसा है। एक छोटे से गियर का घूमना पूरी मशीन की आवाज बदल देता है, और किसी एक यूटिलिटी या कॉस्ट में आया बदलाव तुरंत पूरे मार्केट में कैस्केड हो जाता है। आपका मेटाफर परफेक्ट है। ये इंटरकनेक्टेडनेस ही इस माइक्रो इकोनॉमिक इंजन का फाइनल सिंथेसिस है। आज की इस चर्चा में हमने सच में डिमांड और सप्लाई के ग्राफ से बाहर निकलकर ह्यूमन चॉइसेस को डिकोड किया है। मार्केट इक्विलिब्रियम की म्यूजिकल चेयर से लेकर इलास्टिसिटी के रबर बैंड तक सब कुछ एनालाइज किया। पर इस गहन चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक प्रोवोकेटिव थॉट आ रहा है। वो क्या? दिए गए इन सोर्सेज और ग्राफ्स में इकोनॉमी को एक परफेक्ट मैथमेटिकली प्रिसाइज मशीन की तरह ट्रीट किया गया है, लेकिन हम इंसान डीपली इमोशनल और इरैशनल होते हैं। सोचना यह है कि जब इरैशनल ह्यूमन इमोशंस जैसे अचानक आया पैनिक, ग्रीड या ट्रेंड्स इन परफेक्ट इकोनॉमिक गियर्स के बीच फंसते हैं, तो इस माइक्रो इकोनॉमिक इंजन का एक्चुअल में क्या होता है? क्या कोई मैथमेटिकल मॉडल सच में ह्यूमन अनप्रेडिक्टेबिलिटी को पूरी तरह मेजर कर सकता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। इंसानी फितरत हमेशा नंबर्स के आगे एक नया ट्विस्ट ले ही आती है। बिल्कुल, और यही वो सवाल है जो आज हम श्रोताओं के लिए छोड़कर जा रहे हैं। आज की इस डीप डाइव चर्चा में हमारे साथ इस इनविजिबल मशीनरी को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप क्वेश्चनिंग द सिस्टम एंड कीप एक्सप्लोरिंग।